वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी सहारनपुर। ये हमारा करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले 2 सेशन हम कर चुके हैं, तो करंट को आज हम उससे आगे बढ़ाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो पहला इशू है वो उसका संबंध साइबर क्राइम से है। भारत सरकार ने एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना, यानी पूरे देश में जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना, और कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से से साइबर क्राइम से संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन कहीं भी दर्ज करा सकता है। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के द्वारा विकसित किया गया है। साइबर क्राइम कहते किसे हैं? देखिए, साइबर क्राइम ऐसे क्राइम को कहते हैं जो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो जाना, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, या फिशिंग, या साइबर स्टॉकिंग। तो इस तरह के जो ये फ्रॉड्स हैं ये सब साइबर क्राइम की सीरीज में आते हैं। आप चाहें तो गूगल करके साइबर क्राइम के ऊपर 2 मिनट का कोई मैटर देख सकते हैं। तो साइबर क्राइम के लिए जनवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका उद्घाटन किया है, इस कोऑर्डिनेशन सेंटर का। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का नाम रखा गया है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 7 मेन कंपोनेंट बनाए गए हैं साइबर क्राइम से निपटने के लिए। ये नाम इंपॉर्टेंट हैं। इन 7 में पहला है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। देखो, ये जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है सेकंड वाला, इसमें क्या है कि इस पोर्टल की वेबसाइट के थ्रू किसी भी तरह के साइबर क्राइम से संबंधित कंप्लेंट नागरिक देश के किसी भी हिस्से से लॉन्च करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हुआ हो। तीसरा है प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, और इस I4C का चौथा कंपोनेंट है नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब इकोसिस्टम। इस I4C का 5वां घटक है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, छठा है साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, और लास्ट और 7वां है नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो ये साइबर क्राइम से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, इसके 7 कंपोनेंट बनाए गए हैं। 7 चीज़ों से निपटा जाएगा। और इन 7 में जो नंबर 2 पर यह है रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर क्राइम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इशू है इंडियन रेलवे से संबंधित। इंडियन रेलवे ने अपने वेस्ट मैनेजमेंट के रिफाइनमेंट के लिए एक प्लांट एस्टेब्लिश किया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और जिस स्थान पर भुवनेश्वर में किया गया उस स्थान का नाम है मंचेश्वर। ये कैरेज है रेलवे का, काफ़ी पुराना कैरेज है, और यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है वेस्ट रिफाइनमेंट की वो 500 किलोग्राम पर डे की है। करंट में नेक्स्ट हमारा इशू है महादाई प्रोजेक्ट का। देखो, महादाई जो है ये एक रिवर है कर्नाटक की, और इस कर्नाटक की जो ये रिवर है इस पर इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो इसकी सब्सिडरीज हैं, वो है कलासा और बांदुरी। तो ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट था जो सन 2000 में जिसको शुरू करने का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो अब इसका काफ़ी डिस्प्यूटेड हो गया है ये, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि अंतर्राज्यीय नदियों के बीच में काफ़ी विवाद है। तो ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की भेंट चढ़ गया ये नाला प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो डिस्प्यूट है ये कर्नाटक और गोवा के बीच का है। तो आज ये चर्चाओं में इसलिए है कि इसकी पिछले 20 सालों में प्रोजेक्ट कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गई है। आज की डेट में देखिए, जिस समय ये प्रोजेक्ट एनविसेज किया गया था, जिस समय इस प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत की गई थी, उस समय इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 94 करोड़ थी, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होकर के हो गई है लगभग 1667.3 करोड़ रुपया। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट्स में डिले है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका कितना बड़ा लॉस नेशनल एक्सचेकर को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट इशू है, एक अभी UNO की रिपोर्ट आई है जिसमें मोर्टेलिटी रेट पर चर्चा की गई है। देखिए, मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। तो मोर्टेलिटी रेट के बारे में कहा गया है
कि जो अंडर 5 इयर्स एज की लड़कियां हैं भारत में, उनकी जो मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर है वो संसार में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 2017 का जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, जो प्रतिदर्श जो सर्वेक्षण है, उसके मुताबिक जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है यानी नवजात मृत्यु दर, देखिए नवजात उसे कहते हैं जो 28 दिन से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसे नवजात कहते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश तो इस मामले में मतलब काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी है। एमपी को तो भारत का इथोपिया भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में ही है। 2017 के डेटा हमारे पास हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 32 था, 17 में थोड़ा सा कम हुआ था, और उड़ीसा में 33 था। यूपी में भी कम नहीं है, यूपी भी काफ़ी लीड करता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में। नेक्स्ट जो इशू है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है करंट में, और वो इशू है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, सीडीएस का। हम जानते हैं कि भारत में जनरल बिपिन रावत जी को पहला सीडीएस बनाया गया है, तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। तो आखिर ये पद है क्या, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे कहते हैं, इसके क्या काम है? देखो, इसका जो मेन काम होगा सीडीएस का, वो आर्मी के, मिलिट्री के जो तीनों ऑर्गन्स हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, एक समन्वय, सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि आर्मी डिलेज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आर्मी की कुछ परचेजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए सीडीएस को बनाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि जो सीडीएस का जो प्लान है, विचार है, इसके लिए 2012 में एक कमेटी आई थी जिसके चेयरमैन थे श्री नरेश चंद्रा, तो उन्हीं के नाम पर इस समिति को जाना जाता है, नरेश चंद्रा समिति। नरेश चंद्रा कमेटी ने सबसे पहले सीडीएस को बनाने के बारे में अपना विचार दिया था, और इसीलिए सीडीएस अब बनाया भी गया है। तो इसका काम क्या होगा सीडीएस का? सेना के जो तीनों अंग हैं, तीनों पार्ट्स हैं, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, उनकी परचेजिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी लॉजिस्टिक्स के लिए। अच्छा, ये बताइए कि लॉजिस्टिक्स क्या है? देखिए, लॉजिस्टिक्स शब्द हमने 2-3 दिन पहले ही हमने जब वीडियो पोस्ट किया था, तो तब नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। जो बजट में 2021 के बजट में जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भारत सरकार ने तय की है, तो लॉजिस्टिक्स क्या है, लॉजिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, लॉजिस्टिक्स की रेलेवेंस क्या है, ये आप प्रीवियस देखिए, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आप इसको जान भी पाएंगे। तो इस पर्पस के लिए सीडीएस बनाया गया है। और सीडीएस के बारे में एक और अहम पॉइंट है कि सीडीएस जो होंगे ये भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार भी होंगे, एडवाइजर के तौर पर भी काम करेंगे। करंट का हमारा जो अगला मैटर है उसका संबंध है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके रिपोर्ट्स आती हैं हर साल, और जिसमें क्राइम से संबंधित इंडिया का जो डेटा है उसको इशू किया जाता है। तो 2017-18 के लिए ये एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। इसके मुताबिक जो कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं, संज्ञेय अपराध है देश में, उनके 50 लाख मामले लॉज हुए हैं, दर्ज हुए हैं, यानी 50 लाख मामले देश में दर्ज हुए हैं संज्ञेय अपराध से संबंधित। और इन मामलों में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 10.1% के साथ यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रजिस्टर्ड किए गए हैं, यानी उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक पहलू और भी है क्राइम से संबंधित, कि यहाँ महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं वो भी भारत में सर्वाधिक हैं। तो उत्तर प्रदेश न केवल ओवरऑल अपराधों में रैंक 1 पर है, बल्कि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट करंट का इशू है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की जो 2019 एक रिपोर्ट आई है 2019 की। देखो, ये जो रिपोर्ट है इसको यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है ड्रग एंड क्राइम का, UNODC, इसने इस नारकोटिक्स रिपोर्ट को जारी किया है। और इसने क्या किया है, इसने 2 बातें इंपॉर्टेंट बोली हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि हम करंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो 2 फैक्टर, 2 पहलू यहाँ से निकलते हैं। पहला,
भारत लाइसेंस शुदा दवाइयों का टॉप मैन्युफैक्चरर है, टॉप निर्माता है, पहला पॉइंट। इसके अलावा भारत दवाइयों की जो इलीगल तस्करी है उसमें भी शीर्ष स्थान पर है। तो दोनों में भारत शीर्ष पर है, एक तो लाइसेंस शुदा दवाइयों को बनाने में और दूसरा अवैध दवाइयों की तस्करी में। नेक्स्ट एक और काफ़ी विवादित मुद्दा भारत में भी रहा है। देखिए, कोविड-19 के आलोक में उत्तर प्रदेश में लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया गया, जो श्रम कानून है जिसमें मजदूरों के हितों के संबंधित कुछ प्रावधान समय समय पर संसद ने बनाए थे, तो उन कानूनों को भी सस्पेंशन में डाल दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है कि 3 सालों तक भारत जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी वो पटरी पर आ जाएगी। तो ये लेबर लॉ इसलिए लाए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को, प्रोफेशंस को पटरी पर लाया जा सके। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को पटरी पर लाने के लिए, और यूपी के साथ ही गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा ने भी इन लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है। तो लेबर लॉ को सस्पेंशन करने का मुद्दा काफ़ी विवादित हो गया है भारत में, और काफ़ी इसकी कुछ सेक्शंस के द्वारा आलोचना भी की गई है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़िग है।